उन्होंने बात कही, बीजेपी के जनप्रतिनिधि भी हैं और उनकी किसी भी बात का मुझे नहीं लगता मैं समर्थन कर सकता, क्योंकि लगभग जितनी भी बातें, क्योंकि उन्हें ये तो स्वीकार किया, जो कर्जे की बात है आपने कही कि 40,000 रुपये प्रति व्यक्ति कर्जा लिया है, ये स्वीकार करी, परंतु कर्ज लेते समय जो होती है पहली शर्त होती है कि कर्जा चुकाएंगे कैसे, उस बारे में बीजेपी का कोई विजन नहीं है। ये इनफैक्ट मैंने विधानसभा के अंदर भी पूछा था कि कर्जा लेने में बुराई नहीं है, परंतु कर्जा लेने से पहले ये नियम है, साधारण सी बात है कि जो आप उधार ले रहे हो तो उधार चुकाने का आपके पास कोई पॉलिसी, कोई तरीका होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सोच और उनके नेताओं की जो क्या कहते हैं समझ है, वो सिर्फ लेने तक सीमित है, वापसी की उनके पास कोई प्लान नहीं है। ना विधानसभा के अंदर इस चीज़ का उत्तर आएगा और ना इस मंच पे इस चीज़ का उत्तर आएगा, क्योंकि माइंड समिट है, आपने इसका नाम ही माइंड समिट रखा है। तो मैं तो जानना चाहता हूं कि ठीक है, कर्जा ले लिया, कोई बुराई नहीं, हर राज्य सरकार ले रही है, परंतु उसको चुकाने के लिए क्या कर रहे हैं, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप ले रहे हैं, क्या उसका एंड्यू सही हो रहा है? क्योंकि जिस मद में कर्जा लिया जाता है उस मद में उसका यूज ही नहीं होता, यूटिलाइजेशन किसी और मद में कर लिया जाता है, और ये सब एक तरीके से बैंकिंग फ्रॉड में ही आता है। मैं आपको बताऊं तो एक चीज़ हो गई कर्जे पे, दूसरी बात हो गई विकास की। तो विकास की स्थिति तो ये है कि जैसे अभी बिल्कुल ताज़ा इशू आप देखिए कि मध्य प्रदेश में 70% लगभग किसान हैं। किसान, आप रोज़ अखबार कोई सा भी उठा लीजिए, कोई सा भी चैनल उठा लीजिए, रोज़ आपको पढ़ने को मिलेगा कि फलानी सोसाइटी पर किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया खाद के लिए। खाद मतलब जो सबसे मूल चीज़ है एक किसान के लिए, अन्नदाता के लिए, वो उपलब्ध नहीं है। और उसके अवज़ में हो क्या रहा है, माननीय जो मंत्री हैं वो झूठी बयानबाजी कर रहे हैं कि खाद तो हम घर घर पहुंचा रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई जब आप घर घर पहुंचा रहे हैं तो अच्छा, वो तो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेसी कह दे तो हम उनके घर तक पहुंचा देंगे। नहीं, कांग्रेसियों के घर मत पहुंचाओ, किसानों के घर पहुंचा दो। वो लाइन में क्यों खड़े हुए? कांग्रेसी अपनी व्यवस्था कर लेंगे। हम आम किसान की बात करें जिनके प्रति आपकी जवाबदेही, आप झूठा कथन कर रहे हैं। मैं तो उनसे पूछना चाहूंगा आने वाले सत्र में कि भाई आप कह रहे हैं उनके घर पहुंचा रहे हैं, तो वो लाइन में पूरी रात क्यों खड़े हुए, क्यों वहां लाठीचार्ज की घटनाएं हो रही हैं, क्यों इस प्रकार किसान सड़कों पे आकर के उत्तेजित हो रहा है? तो ये सारी चीज झूठी बयानबाजी के। आप बताइए, पूरी सरकार ने, ये जो सरकार गठित हुई, शिवराज सिंह जी दूल्हे थे इस सरकार के, और लाडली बहना के नाम पर, उसकी घोषणाओं के नाम पर ये सरकार का गठन हुआ। क्या लाडली बहना की भी जो घोषणा थी 3,000 रुपए की, क्या उसको पूर्ति कर दी? नहीं करी। तो ये तो सब धोखाधड़ी, वायदा खिलाफी है। आशीष जी आपसे जवाब लूंगा, लेकिन चूंकि विजय लक्ष्मी जी भी हैं, मैं तो चाहूंगा कि उनको भी चर्चा में शामिल करूं। विजय लक्ष्मी जी, चूंकि आप महिला नेता हैं और कांग्रेस पार्टी का एक चेहरा रही हैं लंबे समय से, पिछले कुछ विधानसभा चुनाव को हम अलग अलग राज्यों में लगातार देख रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना हो, या महाराष्ट्र में लाडकी बहना हो, या छत्तीसगढ़ में जिस तरह से महतारी वंदन योजना आप लोग विपक्ष में रहकर लेकर आए, भारतीय जनता पार्टी लेकर आई, इसका फायदा उससे मिला। कांग्रेस पार्टी क्या सोच रख रही है इन योजनाओं को लेकर या महिलाओं को लेकर, जो फ्रीबीज की लगातार चर्चा चल रही है, आपका अपना विजन क्या है? देखिए, जो लाडली बहना योजना है इस सरकार में लेके आए थे या अन्य राज्यों में चल रही है, खास करके जो ग्रामीण परिवेश में, जैसा भाई अहमद ने बताया कि आज किसानों की हालत बड़ी ख़राब हो रही है। उनको जो उनकी बेसिक नीड है वो ये सरकार अवेलेबल नहीं करवा पा रही है। कर्जा ले रहे हैं, कर्जा लेकर उन पैसों का उपयोग कहाँ कर रहे हैं ये कहीं नज़र नहीं आ रहा है। जैसे बात करी 3,000 महिलाओं को देने की, जिसकी बदौलत ये सरकार बनी है 2023 में, इसके साथ ही जो किसानों को जो मदद मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। किसान अगर परेशान है तो मजदूर भी परेशान है, और ख़ास करके हमारे ग्रामीण परिवेश में महिलाएं ज़्यादा मजदूरी करती हैं। मेरे अपने एरिए की जब मैं निमाड़ की बात करूं तो कई परिवार गुजरात पलायन करते रहते हैं, और गुजरात सारे पूरे महिलाएं और सब जाते रहते हैं। तो सबसे बड़ी ज़रूरत है कि आप जो 1,000 रुपये दे रहे हो, इसके साथ साथ आप क्या व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से कर रहे हो कि ताकि वो परिवार आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं सक्षम हो। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप कर्जा तो ले रहे हो, लेकिन उस कर्जे का उपयोग कहाँ कर रहे हो। आशीष जी जवाब देना चाहेंगे इसका? वो कह रहे हैं कि ठीक है, महिलाओं को अगर पैसा दिया जा रहा है, लेकिन संपन्न करने के बारे में परिवारों को क्या कुछ सरकार सोच रही है, कर रही है? देखिए, सरकार ने पहले लाडली बहना बनाई और अब लखपति दीदी बनाने के लिए माननीय मोदी जी की और मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है।
आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि परिवारों की आर्थिक स्थिति में पहले से सुधार हुआ है। आज गरीब लोगों को राशन सरकार निःशुल्क दे रही है। यदि आप आज से 15-20 वर्ष पुराना जीवन देखें, चाहे किसान का, दीदी और हमारा विधानसभा क्षेत्र दोनों ग्रामीण में ही आते हैं, लेकिन किसान को जो बेसिक नीड है अगर उसको किसी ने पूरा किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। 18% ब्याज की जगह आज उसको 0% ब्याज पर क्रेडिट किसान को ऋण मिलता है। आज उसको खेत पर 10 घंटे बिजली मिल रही, जो उसके लिए सबसे प्रमुख आवश्यक है। सिंचाई का रकबा बढ़ाया। इनके खुद के विधानसभा क्षेत्र के आसपास नर्मदा जी से कई सिंचाई परियोजनाएं इस समय निर्माणाधीन चल रही हैं। अगर सिंचाई मिल जाएगी, बिजली मिल जाएगा, उसकी फसल को समर्थन मूल्य पर उपार्जन करने की व्यवस्था हो जाएगी। फसल का नुकसान यदि प्राकृतिक आपदाओं में होता है और उसको राहत की मदद सरकार की तरफ से हो जाएगी, तो मैं मानता हूं कि किसान के हक में बहुत बड़ी मदद सरकार के माध्यम से जो की जा सकती है वो सरकार कर रही है। रही बात आज शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, इसमें गरीब परिवार का जीवन मुहाल हो जाता था। परिवार के मरीज को अस्पताल से एम्बुलेंस करके बड़े शहर के अस्पताल ले जाने का काम हो या बेटा बेटी की पढ़ाई के लिए कर्जा लेने का मामला हो, हमारी सरकार अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्रों में खास करके जो शिक्षा के लिए कोचिंग संस्थानों में फीस भरने की जो व्यवस्था सरकार कर रही है, उनको मकान का किराया कॉलेज की पढ़ाई के लिए दे रही है, ये अपने आप में अभिनव प्रयास है। और उसी के कारण आदिवासी अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों से विजय लक्ष्मी जी कुछ कहना चाह रही है बीच में, और उनको सुनते हैं, फिर मैं हेमंत जी के पास में भी जाऊंगा। जहां तक ये बात कर रहे हैं नहरों की, मेरे क्षेत्र की भी बात करी, ये क्यों भूल जाते हैं कि कांग्रेस की सरकार में इंदिरा सागर परियोजना, ओंकारेश्वर परियोजना की शुरुआत हुई थी। और आपको याद दिला दूं, उस वक्त मैं नर्मदा घाटी की मंत्री थी और मेरे एरिया में अगर नहरें की बात करें तो मैंने खुद ने वो नहरें ले गई। किसी और के काम का श्रेय न ले तो भैया बहुत अच्छा होगा। जहाँ तक आपने स्वास्थ्य की बात करी, आयुष्मान योजनाएं कहीं लग नहीं रही है। सब ग्रामीण परिषद रोज हमारे पास लोग आते हैं। स्कूलों की अगर बात करी तो 1200 स्कूल बंद कर दिए सीएम राइजिंग स्कूल में, जो हमने हर 3 किलोमीटर पर मिडिल स्कूल प्राइमरी स्कूल दिए थे, हर 5 किलोमीटर पर हाई सेकेंडरी स्कूल दिए थे। आज कुकुरमुत्ते की तरह मशरूम ग्रोथ छोटे छोटे गांवों के अंदर भी प्राइवेट स्कूलों की हो रही है। और प्राइवेट स्कूलों में बच्चे मजबूरी में, गरीब बेचारा मजदूर है वो भी बच्चे को भेज रहा है। आपके पास न शिक्षकों की व्यवस्था है, कई गाँव में तो पेड़ के नीचे पढ़ाई हो रही है। एक स्कूल, एक पूरी मिडिल स्कूल एक टीचर चला रहा है, उसको आप विभिन्न योजनाओं में उसको भेज रहे हैं, वो स्कूल में ताला बंद कर रख के रखा हुआ है। 1200 स्कूल तो आप लोगों ने बंद कर दिए। आप देखो तो सही कि सरकारी स्कूलों की हालत क्या है। आप पिछले बार मेरे को बता दो कि आपका 12th का रिजल्ट बोर्ड का और 10th का रिजल्ट क्या रहा। इतना खराब रिजल्ट तो मेरे ख्याल से इस पर हम लगातार हमारे डिबेट कार्यक्रम में बैठकर बहुत सारी डिबेट करते रहे। आज चूंकि कॉन्क्लेव का मंच है, सच्चाई बोले प्लीज। जी, चूंकि आज कॉन्क्लेव का मंच है तो हम चाह रहे हैं कि बहुत सी अलग स्तर पे भी हम बातें करें। हेमंत जी, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि आप उपनेता प्रतिपक्ष हैं, युवा नेता हैं पार्टी के, जीतू पटवारी युवा नेता हैं, पार्टी पीसीसी चीफ हैं, उमंग सिंगार युवा नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, आप इन दोनों में से किसके ज्यादा करीब हैं? मैं सबसे करीब कांग्रेस पार्टी के हूं, और उसके बाद चाहे जीतू पटवारी जी हों, चाहे उमंग सिंगार जी हों, चाहे हमारे आदरणीय विवेक तनखा साहब बैठे हुए हैं, आदरणीय विजय लक्ष्मी साधु जी बैठे हुए हैं, मैं सबके करीब हूँ। सब क्योंकि सबका छोटा हूँ तो सबका थोड़ा लाडला हूँ, और इस नाते मैं सभी के करीब हूँ। और सबसे करीब यदि मैं किसी के हूँ तो मैं अपनी पार्टी के करीब हूँ, और जो मेरी पार्टी के करीब है मैं उसके करीब हूँ। जैसे रामनिवास रावत जी थे, मैं आदरणीय उनको हमेशा पिता तुल्य मंच से बोलता था, हर मंच से, कोई भी भाषण हो या कोई भी कार्यक्रम हो। जिस दिन उन्होंने पार्टी छोड़ी, सबसे पहले उनकी विधानसभा में उनके गृह जिले में जाकर के मैंने इस पुरजोर विरोध किया, और इतनी ताकत से किया, और जनता ने समर्थन किया, वो चुनाव हारे। क्योंकि जो पार्टी के साथ है तब तक मैं उनके साथ हूँ, जो पार्टी के साथ नहीं है मैं उस नेता के साथ नहीं हूँ। अच्छा, ये जो लगातार खबरें आती रहती हैं आपकी पार्टी के भीतर से भी, लगातार मीडिया के हलकों में भी, कि जीतू पटवारी और उमंग सिंगार के बीच खटपट है, अनबन है, ठीक से सब कुछ चल नहीं रहा है। अब आपने कहा कि आप दोनों के करीबी हैं, तो यहाँ बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि एक्चुअल स्थिति है क्या, अगर आप साफ कर सकें तो। हाँ, क्यों नहीं साफ करूँगा, बिल्कुल। आप जो है आपके जो सूत्र हैं, मुझे लगता है थोड़ा सा आपको देखना चाहिए बीजेपी की ओर भी इसमें, कि मोहन यादव जी की कैबिनेट बैठक होती है,
पिछली 10 कैबिनेट बैठक में जो उनके कॉम्पिटिटर थे कह लें या उनके सीनियर कह लें, अभी हमसे पहले कैलाश विजयवर्गीय जी भी बोल के गए थे, प्रहलाद पटेल जी हो गए, जो मुख्यमंत्री की दौड़ में थे और आज भी हैं, मैं तो कहता हूँ, और योग्य भी हैं निश्चित ही, तो वो मीटिंगों से नदारद रहते हैं। सारा का सारा जो बजट आता है वो सिर्फ एक संभाग तक सीमित हो जाता है। मानो कि मुख्यमंत्री जो हैं पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री ना होकर के सिर्फ उज्जैन के महापौर हों, इस प्रकार से पूरा का पूरा बजट एक ही जगह चला जाता है। तो जो आपका जो प्रश्न है, मुझे लगता है ये आपको बीजेपी के प्लेटफॉर्म पे पहले पूछना था, क्योंकि अब आपने मेरे से पूछा है, मैं उस पर भी आ जाता हूँ कि जहाँ तक जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार जी की बात है, ये मीडिया के बनाया हुआ एक चर्चा का विषय है। अभी चंद दिन पहले, शायद 6 दिन हुए होंगे मुश्किल से, तारीख मुझे ध्यान नहीं है, हम सब लोग बैठे थे जिसमें जीतू पटवारी जी थे, एआईसीसी के एक प्रतिनिधि थे, उमंग सिंगार जी थे, मैं था और बहुत सारे सीनियर लीडर्स थे। हम सब ने मिलकर के आने वाली 16 तारीख को विधानसभा घेराव कैसे करना है, किन विषयों पर करना है, उस पर बैठ के हमने पॉलिसी बनाई। सब ने अपने अपने सुझाव दिए और सब ने साथ में बैठ के बनाई ऐसी। और आप 16 तारीख को रहेंगे, आपके निश्चित ही IBC 24 से जो बीट रिपोर्टर्स हैं वो लोग रहेंगे, वो देखेंगे, तो आपको पता भी चलेगा। तो ये सिर्फ अब एक हाथ मीटिंग में ना जाए या कोई ऐसी चर्चा बना देना मुझे लगता है ठीक नहीं है। लेकिन बाकी पार्टी में हम सब, हाँ, छोटा मोटा मतभेद तो सबके बीच में हो सकता है। वैचारिक भाई मेरा हो सकता है, मैं कहूँ इस कार्यक्रम की रूपरेखा ऐसी हो, और दूसरा व्यक्ति चाहे नहीं ऐसी हो, ये तो होते हैं, ये हर पार्टी में होते हैं, हर घर में होते हैं, इससे मैं नकारूंगा इसी पर मेरा सवाल, आपने कहा कि छोटा मोटा मतभेद, आपकी ही पार्टी के कई सारे नेता हैं, चाहे वो अजय सिंह राहुल हो गए, बाला बच्चन जी हो गए, जयवर्धन सिंह जी हो गए, और कई और सीनियर नेता भी हैं, MLA हैं, वो आपको चुनौती देते हैं, इस तरह की खबरें भी आती हैं क्योंकि आप उपनेता प्रतिपक्ष हैं। तो क्या उमंग सिंगार और आप, चूंकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं, आप उपनेता प्रतिपक्ष हैं, तो आपकी नेतृत्व को चुनौती पार्टी के भीतर से ही आपको मिल रही है, ऐसा कुछ है? नहीं, मेरी इतनी हैसियत ही नहीं। मैं तो इन जिनके आपने नाम लिए, मैं उपनेता हूँ, लेकिन मेरे ये सब नेता हैं जितने भी आपने नाम लिए। चुनौती तब होती है जब बराबरी हो। मेरे हिसाब से अजय सिंह जी भी मेरे नेता हैं, जयवर्धन सिंह जी भी मेरे नेता हैं, उमंग सिंगार जी भी नेता है, तो चुनौती का तो प्रश्न ही नहीं उठता। आशीष जी, अभी हाल ही में उपचुनाव हुए, बुधनी में जीत मिली, हालांकि मार्जिन बहुत कम था पिछले जो मूल चुनाव से। विजयपुर में हार का सामना करना पड़ा और एक मंत्री का हार जाना ये वाकई में बड़ा सेटबैक था। उसके बाद बहुत सारी खबरें आई कि सिंधिया जी चुनाव प्रचार के लिए नहीं पहुंचे, तो क्यों नहीं पहुंचे, तो उनकी तरफ से कहा गया कि मुझे बुलाया नहीं गया इसलिए मैं पहुंचा नहीं। ये बहुत सारी चीज़ें आई। ये विजयपुर का जो चुनाव परिणाम निकल के सामने आया, कांग्रेस को संजीवनी इसने दी है, कहाँ कभी रह गई? देखिए, मेरे ख्याल से मतदाता तक ठीक से अपनी बात हम नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि रामनिवास रावत जी तो एक जाना पहचाना चेहरा वहाँ विजयपुर के रहे हैं, और बीच में चुनाव के दौरान ही कुछ घटनाओं को भारतीय जनता पार्टी से जोड़कर प्रचारित किया गया। जो दुष्प्रचार किया गया उसका मुकाबला भी नहीं हो पाया। इस कारण से मैं ऐसा मानता हूँ कि विजयपुर से भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन हर हार या जीत हो, किसी न किसी सबक को हमको देकर जाती है। इस हार के भी कारणों का अध्ययन करके भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में हमें और ज़्यादा मजबूती के साथ उस क्षेत्र में खड़े होने का मौका मिले, ऐसा प्रयास हम निरंतर जारी रखेंगे। आशीष जी, चूंकि लगातार इससे पहले भी हम सेशन में बात की थी कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो अब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं, और आपकी पार्टी के भीतर इन्हें फूल छाप कांग्रेसी की संज्ञा लगातार दी जाती रही है। क्या ये चुनौती बनते रहे हैं? क्योंकि हमारे संवाददाता भी, हमारी बात हो रही थी, कई बार अगर वो बीजेपी के दफ्तर आते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं PCC के दफ्तर तो नहीं आ गए, क्योंकि हर नेता जो है वहाँ पर कांग्रेस नजर आता है। तो क्या ये चुनौती बन रहा है पार्टी के भीतर? आप किस तरह से लेते हैं इसे? कई सारे प्रेम विवाह सफल होते हैं, कई असफल भी हो जाते हैं। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का परिवार बहुत बड़ा है, उसमें समय समय पर अन्य राजनीतिक दलों से नेता आते हैं, पार्टी उनको चुनाव भी लड़ाती है और अपना जीवन उस पार्टी में समर्पित करके वो चले जाते हैं। तो ऐसे इक्का दुक्का उदाहरण हो सकते हैं कि कोई आया हो, एडजस्ट नहीं हो पाया हो, लेकिन सामान्यतः मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जब कांग्रेस की 18 माह की सरकार के बाद भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनी थी, उस समय जो लोग अन्य राजनीतिक दलों से भारतीय जनता पार्टी में आए थे, उसके 95% लोग आज भी भारतीय जनता पार्टी के अच्छे नेता और अच्छे कार्यकर्ता के रूप में अनुशासन के साथ काम कर रहे हैं।
अच्छा, विजयपुर के परिणाम के बाद रामनिवास रावत ने जिस तरह के जो बयान उन्होंने दिए, स्थानीय नेताओं पर, आपके बड़े नेताओं के ऊपर भी उन्होंने जो गंभीर आरोप लगाए, सबके लगाए, क्या अब भी आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं के दरवाजे खुले हैं भारतीय जनता पार्टी के? भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे सदैव खुले हैं। अभी हमने पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान किया। हमारे संगठन का अभी संगठन पर्व पूरे प्रदेश भर में चल रहा है। अतिशीघ्र हमारे मंडलों का गठन होगा, जिले का गठन होगा, प्रदेश और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का काम चलेगा। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी में कभी भी कोई भी यदि आना चाहे तो पार्टी संगठन नेतृत्व तय करता है उसकी आवश्यकता और उसका आने का हेतु। और भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सदैव रास्ते खुले हैं। जो भी आना चाहे इस पार्टी को अपना परिवार मानकर उसका सदैव स्वागत है। हेमंत जी, क्या कहेंगे? जो पलायन है पार्टी से वो रुक नहीं रहा, ये बड़ी चुनौती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव, उससे पहले विधानसभा चुनाव, बड़ी संभावनाओं के रूप में कांग्रेस उस 2023 के विधानसभा चुनाव को देख रही थी कि सरकार बन लेगी, लेकिन उसके बाद जब लोकसभा चुनाव जाते थे बहुत सारे लोग टूट कर गए। किसी ने नेतृत्व पर को लेकर बात कही, किसी ने कुछ बात कही। ये बड़ी चिंता है, कैसे इसको रोकेंगे? क्या आगे की क्या कुछ प्लानिंग है इसको लेकर? किसी के मन में यदि एक पार्टी की विचारधारा पे काम कर रहे हैं, जो शुरुआत से, मैं तो कहूँगा जैसे जिनकी बात करें, जिन्होंने पिछले 40 वर्ष कांग्रेस को दिए, एक दिन पहले वो अचानक से बीजेपी का दुपट्टा जाके पहन ले, ये तो शुद्ध गद्दारी की श्रेणी में। इसके लिए तो जो हमारे कानून हैं उनको और मजबूत करने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसा आशीष जी ने कहा कि हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। दरवाजे खुले कुछ सीमा के लिए, आओ यूज़ एंड थ्रो, पहले आइए, फिर आपकी रोज़ बेइज्जती होती है हर मंच पे। कुर्सी लगती है बिल्कुल पीछे, जो कांग्रेस से जाता है उसको बिल्कुल पीछे बैठा दिया जाता है, फिर उसको अपमानित करेंगे, फिर वो धीरे, जितने लोग गए थे आप उनमें से देख लीजिए कि आज 70% लोगों के नाम गायब हो गए हैं। जो नेता ग्वालियर चंबल से गए थे कुछ वर्ष पहले, सब गायब हो गए। दूसरी एक बात अभी आशीष जी ने सदस्यता अभियान की कही, तो बड़ा मज़ेदार सदस्यता अभियान था, मुझे एकदम से ध्यान आ गया, क्योंकि उस समय क्या हुआ था, मेरे ग्वालियर चंबल में थी बाढ़ की स्थिति, इसलिए मुझे एकदम वो ध्यान आ गया, वो सीन ताज़ा है। बाढ़ की स्थिति है, लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है, फसलें नष्ट हो गई हैं। कई लोग ऐसे हैं जो छत पे हैं, तो बीजेपी का नेता दरवाजे पे पहुंचा, तो उन्हें लगा कि ये हमारी मदद करने आए, निश्चित ही कि भाई ऐसे वक्त पे आए हैं। वो छत पे चढ़ते हैं और छत पे जाके पानी की बात नहीं करते, बोलते ओटीपी देना जरा, तो वो छत पे बैठ के ओटीपी मांग के सदस्य बना के निकल गए। ऐसा हुआ, कई जगह हुआ। दूसरी चीज़ इसी सदस्यता अभियान में, अब देखिए कितना फर्जी सदस्यता अभियान है। मैं समझता हूँ विश्व का सबसे बड़ी पार्टी का सबसे बड़ा फर्जी सदस्यता अभियान, हमारे पूर्व मंत्री है लखन भैया, उनके मोबाइल पर लिख के आता है कॉन्ग्रेचुलेशंस नाउ यू आर अ सक्सेसफुल मेंबर ऑफ बीजेपी। भाई कैसे? वो तो जा ही नहीं रहे। क्या ये हैकिंग हो रही है? मेरे साथ मेरी गाड़ी में जितने लोग बैठते हैं, आप विश्वास कीजिएगा, जो 24 घंटे कांग्रेस की बात करते हैं, उन सबके मोबाइल पे ये मैसेज है कि तुम सब सदस्य बन गए। तो ये है सदस्यता अभियान इनका। जवाब इसके मैं प्रमाण दे दूंगा इस चीज का। उनसे अकेले में पूछिएगा, शायद हो सकता है सदस्यता ली हो उन्होंने। बहुत प्रामाणिक पद्धति के साथ हमने सदस्यता की है और 1,70,00,000 से अधिक ऑनलाइन और ऑफलाइन सदस्यता हमने की है। और भारतवर्ष में इस गौरव को अर्जित करने वाली भारतीय जनता पार्टी अकेली है जो हमने ऑनलाइन इतनी सारी सदस्यता की है। और जिसका नंबर हम ले रहे हैं, या जो अपने मोबाइल फ़ोन से, हैंडसेट से नंबर डायल कर रहा है, उसी के पास ओटीपी आता है, वो ओटीपी और किसी के पास नहीं आता। इसलिए हमारी सदस्यता पूरी तरह प्रामाणिक है और आने वाले समय में हमारे संगठन का गठन भी बहुत लोकतांत्रिक तरीके से होने जा रहा है। आपकी पार्टी के जैसा नहीं कि जो दिल्ली से तय होता है। हमारे यहाँ नीचे बूथ स्तर का कार्यकर्ता, हमारा प्रमुख कार्यकर्ता, प्रमुख नेता, ये सब लोग मिलकर, और हमारे बूथ का अध्यक्ष कौन होगा, मंडल का अध्यक्ष कौन होगा, जिले का कौन होगा, प्रदेश का कौन होगा, ये तय कर। हेमंत जी, चूंकि आप दोनों ही विधानसभा के सदस्य हैं, शीतकालीन सत्र की तैयारी हो रही है, लगातार कांग्रेस ये आरोप लगाती रही है कि विधानसभा के जो भी सत्र होते हैं वो पूरे नहीं होते हैं, उससे पहले ही सत्र खत्म हो जाते हैं। आप लगाते हैं कि बीजेपी जो है वो पूरा नहीं करना चाहती। आगे सत्रों को लेकर खासतौर पर शीतकालीन सत्र, इस बार क्या तैयारी? देखिए, आरोप तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन आरोप किसका सही है किसका गलत है ये परीक्षण होना चाहिए। अब शीतकालीन सत्र है, आप देखिए लोकसभा में, राज्यसभा में कितने दिन का और यहाँ कितने दिन की अधिसूचना जारी हुई है। मध्य प्रदेश में 5 दिन का सत्र है, मात्र 5 दिन का सत्र।
तो अभी तो कांग्रेस का रोल नहीं है इसमें अधिसूचना जारी करने में, आदरणीय महामहिम जी के द्वारा जारी होती है, और जो प्रस्ताव माननीय विधानसभा के अध्यक्ष भेजते हैं सरकार से सलाह चर्चा करके, उसके अनुसार होती है। हम तो अभी आए ही नहीं पिक्चर में। अब 5 दिन की अधिसूचना में क्या प्रदेश की सारी विषयों पर चर्चा हो सकती है? मैं तो IBC 24 के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से मैं आग्रह करूंगा कि उनके 1 साल पूरा हो गया है लगभग, तो उस 1 साल की विभागवार चर्चा हो जाए, हर विभाग पे चर्चा हो जाए कि 1 साल में उनने क्या क्या कार्य किए, एक मंत्रालय की चर्चा हो जाने दीजिए और पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और दूसरी चीज, विधानसभा की कार्यवाही को लाइव तो कीजिए। आप लाइव करने से क्यों डर रहे हैं? हम हर सेशन में मांगते हैं कि विधानसभा की कार्यवाही को लाइव देखने का अधिकार है हमारी जनता को, हम जनता के चुने हुए विधानसभा प्रतिनिधि में हैं। चर्चा से क्या भारतीय जनता पार्टी या सरकार डरती है, जैसा वो आरोप लगा रहे हैं? ना तो पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार डरी, ना ये सरकार डरेगी। हम लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखते हैं। जो सदन है वो चर्चा करने का स्थान है, वहाँ चर्चा नहीं होगी तो क्या होगा। लेकिन आप देखिए कितना हंगामा पुरानी सरकारों के समय भी कांग्रेस के सदस्यों ने किया, उन विषयों पर किया जिनका जवाब देने के लिए सदन के नेता तैयार थे। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जब अपना उत्तर देने के लिए खड़े हुए, पूरा सदन इनका पूरा पार्टी दल वहां से वॉकआउट कर गया। मुख्यमंत्री बदल चुके हैं उनकी याददाश्त के लिए। अभी भी मैं पुराना मुख्यमंत्री उदाहरण दे रहा हूं दूसरे- आपको, आप नहीं थे उस सदन के सदस्य, इसलिए आपको जानकारी नहीं है। लेकिन इस बार भी जब सरकार किसी विषय पर चर्चा कराना चाहती है, नियमों के अनुरूप चर्चा कराने का हवाला दिया जाता है, उसके बाद भी इनके नेता जो सदन में अपने आप को ऊंचा दिखाना चाहते हैं, अपना वर्चस्व बढ़ते हुए दिखाना चाहते हैं, कभी बेल में पहुंच जाते हैं, कभी मीडिया के सामने भागकर पहुंच जाते तो हैं। वही सवाल विजय लक्ष्मी जी, विधानसभा के जरिए कांग्रेस बड़ा नैरेटिव सेट नहीं कर पाती, ऐसा आमतौर पर हमने देखा है। आप लोग कहते हैं कि भाजपा में घोटाले हैं, घपले हैं, सदन के भीतर तो जमकर हुंकार होती है, लेकिन सड़क पर जो आते आते ये सारे एजेंडे फेल नजर आते हैं। एकजुटता की कमी हो या जिस भी कमी हो, क्या आप मानती हैं वाकई में ऐसा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग तो हर प्लेटफॉर्म पर अपनी बात बड़ी दमदारी से रखते हैं। जहाँ तक आपने बात करी विधानसभा सत्र चलाने की, मैं पिछले सत्र में खुद भी वहाँ उपस्थित थी। सत्र चलाने की जवाबदारी सरकार की होती है, विपक्ष का काम होता है जनता की आवाज़ उठाने का। मैं खुद उस कमेटी की भी मेंबर थी जो डिसाइड करते हैं कि भाई सत्र कितने दिन चलेगा, कितने कितने घंटे उसको समय दिया जाएगा। नहीं विजय लक्ष्मी जी, मेरा सवाल दूसरा था, वो तो उस पर हमने चर्चा की। मेरा सवाल ये कि सदन के भीतर जो मुद्दे उठते हैं, क्या जनता के बीच सड़क पर लेकर उन मुद्दों को कांग्रेस आगे ले जा पा रही है? उस पर कि आप सत्र में भी वहां सत्र नहीं चलाते, वहां भी अपनी बात नहीं रखने देते हो, और जब बाहर हम लोग आते हैं तो बाहर भी हम लोग इनानिमसली सब मिलकर वो करते हैं, और समय समय पर हमने अपने मुद्दे उठाए जिस भी प्लेटफॉर्म पर हमें मौका मिलता है। अभी जैसे हेमंत जी ने बताया 16 तारीख को हमारा बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ पर होने वाला है, तो हम तो अपनी बात, जनता के हित की बात हर प्लेटफॉर्म से पूरी रखने की कोशिश और प्रयास पूरे करते हैं। आपसे भी उम्मीद है कि उस चीजों को दिखाया करें, क्योंकि आप लोग दिखाते नहीं हो, इसलिए नहीं पूरी जिम्मेदारी के साथ दिखाते हैं। IBC 24 इस मामले में पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, इस मंच पर भी आपको इसलिए जगह दी है ताकि आप अपनी बात रख सकें, और पूरी जिम्मेदारी के साथ हम उठाते हैं कि आप लोग भी दिखाया करें तो हम दिखेंगे। अब आप दिखाओगे नहीं तो हम कहाँ से दिखेंगे? ये भी चलिए, मेरे पास समय की पाबंदी है, ये सत्र इतना बहुत लंबा हम खींच सकते थे, लेकिन फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। चूंकि बात पक्ष विपक्ष की हो रही है और बात जनता की आप दोनों ही तरफ से हो रही है, तो हम उम्मीद करते हैं कि जनता के पक्ष की बातें, चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, सभी उस दिशा में काम करेंगे और असल में प्रदेश को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हितेश जी